इस प्रेजेंटेशन में विश्व इतिहास चयनात्मक और सीमित सामग्री श्रृंखला 1 की विषय वस्तु का प्रदर्शन है। वॉइस ओवर सुनील शर्मा की है, जो इस पुस्तक के लेखक भी हैं। इस प्रेजेंटेशन के मुख्यतः 2 भाग हैं। पहले भाग में पुस्तक की विषय वस्तु का निरीक्षण है, ये काफी विस्तृत है। दूसरे भाग में पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी है। इस पुस्तक का शीर्षक है विश्व इतिहास चयनात्मक और सीमित सामग्री श्रृंखला 1। इस पुस्तक का कवर आपके सामने है। इसके कवर में ही इस पुस्तक की विषय वस्तु को अंकित कर दिया गया है। इससे आगे हम इस पुस्तक की सामग्री का निरीक्षण करेंगे। इस पुस्तक में मूल रूप में केवल 3 अध्याय हैं। अध्याय 1 अमेरिकी क्रांति, अध्याय 2 फ्रांसीसी क्रांति, अध्याय 3 वियना कांग्रेस। अध्याय 1 में अमेरिकी क्रांति के कारण और परिणाम, इन 2 विषयों के ऊपर सामग्री तैयार की गई है। इसके संबंध में मैंने इस पुस्तक के अंग्रेजी रूप का निरीक्षण एक अलग वीडियो में पहले ही कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस अध्याय में पहले मैंने अमेरिकी क्रांति की इंट्रोडक्शन अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। उसके बाद अमेरिकी क्रांति के राजनीतिक कारण का अवलोकन किया है। उसके जो मुख्य मैंने पॉइंट बनाए हैं वो है प्रशासनिक प्रणाली में दोष, फिर वैचारिक आधार पर उपनिवेश निवासियों और अंग्रेजों के बीच मतभेद, ये एक विस्तृत व्याख्या है। वैसे तो इस पूरे विषय के ऊपर आपको विस्तृत व्याख्या के आधार पर ही इन बिंदुओं के मूल अर्थ की जानकारी हो पाएगी, पर जैसे ही कि आपने इस विषय को अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, तो आपको ऐसे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे जो असल मूल घटना घटी और उसके क्या स्वरूप थे, उन सब की व्याख्या आपके उत्तर में झलकनी चाहिए। तो वैचारिक आधार जो है ये एक मूलभूत कारण था और ये आज भी चर्चा का विषय है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अमेरिकनिज्म। व्हाट इज अमेरिकनिज्म स्पिरिट। फिर उसके बाद उपनिवेशों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप की ब्रिटिश नीति। ये ब्रिटिश इतिहास से संबंधित चर्चा है। इसमें जो कॉलोनियल काल के 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश नीति का एक रूप था, पर जैसे हम 18वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं और यूरोप में अलग अलग प्रकार की ऐतिहासिक बदलाव होते हैं, जिसमें मूलभूत में साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलप होना और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आना, उसके कारण ब्रिटेन की जो आर्थिक नीति थी उसमें बहुत मूलभूत परिवर्तन हुए थे, जिसके कारण ये गैर हस्तक्षेप की नीति बाद में बदल जाती है। तो इस व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में ही आपको इस पॉइंट की चर्चा की व्याख्या लिखनी चाहिए। इसी प्रकार उसके बाद अमेरिकनिज्म का ही दूसरा रूप है आइडिया ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विचार। जो मूलभूत जो 13 बस्तियों में लोग गए थे, उनमें बहुगिनती इंग्लैंड से आने वाले लोगों की थी। बेशक उसमें जर्मनी से भी लोग थे, इटली से भी लोग थे, स्पेन से भी लोग थे, पर जो मूलभूत जो रेस थी वो ब्रिटिशर्स की थी। तो वो एक पहले से ही सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक विचारधारा तथा धार्मिक विचारधारा को लेकर ही अमेरिका के भूखंड पर उतरे थे। तो उनमें जो ये विचार पनपा, इसी के का
जो रूप सामने बन के आया, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसी तरह जो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का एक जो राजनीतिक कारण था, वो ब्रिटेन और फ्रांस का झगड़ा था। ब्रिटेन और फ्रांस का झगड़ा जो है, वो यूरोप की राजनीति से जुड़ा हुआ था। पर इसकी जो प्रभाव था, ना केवल अमेरिका में भी देखने को मिला, और अगर हम साइड लाइन पे बात करने की कोशिश करें, तो इसका प्रभाव भारत के संबंध में भी देखने को मिलता है। तो वो विषय से हट जाएगी बात, पर इसमें ये जो घटना है, 7 वर्ष का युद्ध, महत्वपूर्ण घटना है, और इसको आपको अपने उत्तर का भाग बनाना ही चाहिए। इसके बाद ब्रिटेन को समर्थन में अमेरिकी अनिच्छा, इसमें मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि कुछ जो साधारण टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्होंने पॉइंट्स बनाते हुए कुछ ऐसे अपवाद वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया है, जो करना ठीक नहीं रहेगा। तो उसको आपको समझना चाहिए, वो आपके उत्तर में झलकने नहीं चाहिए। इसी तरह फ्रांसीसी खतरे की अनुपस्थिति, ये जो विषय है, ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का था, पर इसका जो प्रभाव था, वो ब्रिटेन की जो सत्ता थी, वो सत्ता का अपने अमेरिकी बस्तियों में रहने वाले लोगों के संबंध में जो नीति थी, उस पे उसका असर पड़ता था। उपनिवेशिक रक्षा का प्रश्न, ये जो था, ये 18वीं शताब्दी में उभर के आने वाली बात थी, क्योंकि जो यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था बदल रही थी, इसके कारण ब्रिटेन की जो अंतरराष्ट्रीय नीति थी, वो भी उसी के साथ बदल रही थी। उसमें उपनिवेश की रक्षा का प्रश्न इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि ब्रिटेन का असल द्वंद फ्रांस से चल रहा था, और फ्रांस भी अमेरिका महाद्वीप पे उतना ही अब उपस्थित था जितना कि ब्रिटेन था। इसी से जुड़ी हुई चंद और बातें थी, जैसे फ्रांस का अमेरिकी निवासियों को प्रोत्साहन। यहाँ आप अगर इस प्रश्न में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहें, तो आपको ये खुद ही आप इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हो कि ये जो अमेरिकन क्रांति होती है, ये 1776 में होती है, और दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी क्रांति है, वो 1789 में होती है। और विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जो फ्रांसीसी क्रांति में भाग लेने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी जो विचारधारा थी, उसके अनुरूप कुछ घटनाएं अमेरिकन महाद्वीप पर करके दिखा दी थी, और उसका ही प्रभाव आगे चल के हमें यूरोप के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति में मिलता है। पर क्योंकि यहाँ विषय अमेरिकन क्रांति का है, हम सिर्फ इसका संकेतात्मक ही अध्ययन यहाँ पर लिख के दे सकते हैं। उसी प्रकार ओहियो और मिसिसिपी का सवाल, ये अमेरिका के इतिहास की गहराई से जुड़ी हुई बात है। जो ये 13 बस्तियां हैं, ये पूर्वी तट पर ही सीमित थी। अमेरिका बहुत ही तटीय स्वरूप अपनाता हुआ अस्तित्व में आ रहा था, और उसके जो पश्चिमी भाग था, वो अप्लेकिन माउंटेन से बिल्कुल अलग हुआ था, और उसके ऊपर वहां पर मैक्सिको, बाद में फ्रांस का कब्जा था। तो यहाँ तक कि अमेरिकी इतिहास लिखने वाले तो ये भी कह देते हैं कि जो अमेरिका का इतिहास है, मूल रूप में पश्चिम की तरफ प्रसार का इतिहास है। तो ये जो अमेरिकी क्रांति के समय ही ओहियो और मिसिसिपी का जो सवाल था, इसने जो बस्ती वाले लोग थे, उनको अपने सम्राट के विरुद्ध भड़का दिया था, जो नीति अपनाई थी। और यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, जो भारतीय विद्यार्थी हैं, वो बेशक 10वीं तक या सीबीएसई बोर्ड में विश्व के इतिहास में अच्छी चर्चा पढ़ लेते हैं, पर मूलभूत रूप में सभी यूनिवर्सिटी में, और ये भारत एक राष्ट्र के रूप में, ये जरूरत रहती है कि हम
भारत के इतिहास पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखते हैं और भारत में रहते हुए हमें भारत के बारे में ज़्यादा पता रहता है, पर हमें विश्व के दूसरे भागों के बारे में पता नहीं रहता। और विश्व के दूसरे भागों में स्थानों का नाम, व्यक्तियों का नाम, वो बिल्कुल हमें कई बार नए लगते हैं। कई विद्यार्थियों को जो ये नाम है अमेरिकी राज्य के, जैसे ओहियो मिसिसिपी हुआ, सिनसिनाटी हुआ, चेसापेक बे हुआ, फिर उसके बाद डकोटा हुआ, ये नाम कई बार याद करने मुश्किल लगते हैं। तो आपको थोड़ा से परिश्रम करके इन नए नामों को अपने बोध में स्वीकार करना चाहिए, स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप उत्तर बनाते हो तो अमेरिका का इतिहास लिखते हुए अमेरिका से संबंधित शब्दावली अगर आपके उत्तर में झलकती हो तो कोई भी पेपर चेकर हो, वो प्रभावित हुए रहे बिना नहीं रह सकता। आप उसको दिखा दीजिए कि भई आप अमेरिका के संबंध में ये बातें जानते हैं और जो अमेरिकी क्रांति के संबंध में जो घटनाएँ थी, वो इन क्षेत्रों के संबंध में थी। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम, तो इसके बाद जो प्रश्न का भाग है, उसकी चर्चा करते हैं। फिर पुस्तक में आर्थिक प्रकृति के कारणों को की विवेचना कुछ इस प्रकार कर रखी है इस पुस्तक में। उपनिवेशिक बस्तियों की आर्थिक शोषण। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हम 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के संबंध में बात कर रहे हैं। उसको उस समय के काल से उठे हुए कारणों को बताते हैं। तो जो समकालीन कारण है, वो लिखने आपको लिए जरूरी है, पर उनका आधार बताने के लिए आपको 17वीं 18वीं शताब्दी की भी बातें करनी है। तो जब ब्रिटेन ने यहाँ पर बस्तियां बसानी शुरू की, तो उस वक्त जो इनकी आर्थिक नीति थी, उसका स्वरूप कुछ और था। तो उसमें व्यापारिक शोषण किस प्रकार होता है, तो उसका एक उसकी व्याख्या पहले दी गई, फिर उसका रूप था व्यापारिक अधिनियम। आप इसको कोशिश कीजिए कि जो जहां जहां मैंने ये गूढ़े करके छोड़ रखे हैं, ये आपके जवाब में झलक जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। विदेशी व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से शोषण, ये उसी का ही हिस्सा है, पर इसको अलग पॉइंट में बनाया है। औद्योगिक विकास पर प्रतिबंध के माध्यम से शोषण, ये अब हम 18वीं शताब्दी में आ गए, क्योंकि 18वीं शताब्दी में 1750 के लगभग हम औद्योगिक क्रांति देखते हैं यूरोप में। जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में पहले आती है, औद्योगिक क्रांति के आने से ब्रिटेन का जो आर्थिक नीति है, उसका रूप बदलता शुरू होने लग पड़ता है। और जब वो सब रूप बदलता है, तो उसी के कारण इस ब्रिटेन की अपनी बस्तियों के संबंध में भी नीति बदलती है। तो ये उस इतनी लंबी बात को आपको चंद शब्दों में लिखना है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने ये रखा है। फिर ब्रिटिश सरकार के बढ़ते हुए वित्तीय बोझ और उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण, और ये भी जो नीति है, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट बना रही है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो सोचती है, वो ब्रिटेन के साम्राज्य के बारे में सोचती है, और जो अमेरिका के बस्ती के लोग हैं, वो कुछ और सोचते हैं। तो इनमें ये टकराव है, ये इसको आपने यहाँ पर लिखना है। इसी तरह सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति के कारण बहुत विस्तृत व्याख्या है, पर यहाँ क्योंकि हमने बीए लेवल के ऊपर जवाब तैयार करना है, तो उसके जो चंद पॉइंट मैंने बना रखे हैं, वो है चारित्रिक अंतर, ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि अगर आप ब्रिटेन और अमेरिका की किताबों में पढ़ें, तो आप को वहां पर अजीब सी चर्चा मिलेगी। ब्रिटेन वाले कहते हैं कि जी हमसे ये अलग हुए तो क्यों हुए, और अमेरिका के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं अमेरिका एक अस्तित्व में था और उसने अपने अस्तित्व का हक प्राप्त करने की कोशिश की। इसी तरह ब्रिटेन के लिए अमेरिकियों की संदिग्ध वफादारी, इसके संबंध में भी जो साधारण किताबें हैं, उन्होंने बहुत ही कटु शब्द का प्रयोग कर डाला है, क्योंकि कैरोलिना नाम का जो बस्ती थी, उसका एक अपना स्वरूप था। जॉर्जिया बस्ती थी, उसका अपना स्वरूप था। पर उनको के संबंध में कुछ ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल अलग अलग
गाइड्स ने कर दिए हैं वो प्लीज आप मत कीजिए। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इसकी मैंने रचना की है। आप इसकी व्याख्या अगर पढ़ के इसमें से पॉइंट उठा लें तो अच्छी बात है। तो धार्मिक प्रवृत्ति में अंतर ये जो पॉइंट है इसके संबंध में भी अब भारतीय यूनिवर्सिटियों का एक स्वरूप रहता है। उसी तरह हम अमेरिकी इतिहासकारों की किताबें पढ़े तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो अ, अमेरिका में जो कुछ प्रांत थे जैसे मैसाचुसेट प्रांत हुआ और इसी तरह जो अ, अपना न्यूयॉर्क प्रांत हुआ, तो ये पेंसिल्वेनिया प्रांत हुआ, ये कुछ प्रांत थे जो धार्मिक आधार पर बसाए गए थे। तो ये नो इसमें कोई शक की बात नहीं कि भी अमेरिका में आने वाले लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भी इंग्लैंड से अमेरिका आए थे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज तो बिल्कुल ही इसकी चर्चा नहीं करती। तो कुछ किताबों में आपको अमेरिका के जन्म में धार्मिक प्रवृत्तियों के संबंध में बहुत ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ में बिल्कुल ही चुप करके। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको आप, क्योंकि इतिहास के संबंध में आपने वो बात बोलनी है जो ऐतिहासिक है, जो इतिहास में घटी है। तो उसमें ये एक पक्ष रहा है। इसको हमने थोड़े ही शब्दों में मैंने लिखने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो आप इसे उठाइएगा। तो इसी तरह अमेरिका का बौद्धिक जागरण, अब ये बड़े चर्चा का विषय है। क्या अमेरिका में एक का अपना कोई इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क था? तो इसमें अलग अलग अमेरिका के जो इतिहासकार हैं वो तो इसके ऊपर बहुत मान से चर्चा करते हैं। तो इसको हमने साधारण रूप में लिखना है कि शिक्षण संस्थान जो थे वो वहां पर पनप रहे थे, जो अमेरिकियों ने खुद ही तैयार किए थे। फिर इसी तरह हर क्षेत्र की अपनी प्रेस ऊपर आई थी। अगर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी पढ़े तो उसमें आप देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो एक साधारण कार्य जीवन व्यतीत करता है, पर उसका एक इंटरेस्ट जो मेंटेन रहता है वो है प्रेस के माध्यम से अपनी जीवन की एक स्वरूप को तैयार करना है। सो उसी तरह थॉमस पेन, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन को तो वो अपना पितामह ही मानते हैं। तो इन लोगों ने एक बौद्धिक स्वरूप जो अमेरिकी बस्तियों में रहने वाले थे उनको प्रदान किया। बेशक ये लोग इंग्लैंड से ही आए थे, पर ये अपने आप को इनके सिर पर अपना एक स्वरूप मानते हैं। जो अमेरिकन इतिहासकार जो अमेरिकन इतिहास लिखते हैं वो तो इनकी बहुत चर्चा करते हैं। तो आपने इनके नाम देने हैं। तो उसके बाद आ गया राजनीतिक कारण। ये राज आपको कुछ पुस्तकों में जो ये अमेरिका के कारण है, अमेरिका के क्रांति के कारण है, वो इस पॉइंट से शुरू हुए मिलेंगे। यहाँ तक जो मैंने चर्चा की है वो कई बार आपको कुछ किताबों में नहीं दिखेगी, कुछ किताबों में मिली हुई है। और यहाँ से जो दोबारा राजनीतिक कारण को पुनः दोहराया गया है, तो ये इसे हम कह सकते हैं जो कि तत्कालीन राजनीतिक विवाद क्या था, इसमें कंट्रोवर्सीज क्या थी। जब कंट्रोवर्सीज की, तत्कालीन कंट्रोवर्सीज की बात करनी है, फिर ये राजनीतिक कंट्रोवर्सीज आती है। इसमें ग्रेनविले पॉलिसी है, तो इसकी मैंने विस्तृत व्याख्या कर दी है। आप इसमें से जो डार्क किए गए पोर्शन है उठा सकते हैं। उसी प्रकार डेक्लेरेटरी एक्ट की चर्चा कर दी है। फिर इसी तरह ड्यूटी एक्ट की चर्चा की है। बोस्टन मैसेकर को अलग लिख दिया है। कारण ये था कि ये कई यूनिवर्सिटीज में और खासतौर से पंजाब यूनिवर्सिटी में ये शॉर्ट नोट बन के बड़ी बार आ चुका है। फिर इसी प्रकार लॉर्ड नॉर्थ टी एक्ट जो है, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुका है। जो क्रांति का नारा क्या था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा कई यूनिवर्सिटीज में प्रश्न के रूप में भी पूछ ली जाती है। तो बोस्टन टी पार्टी को फिर जान के इसमें अलग कर दिया गया है, क्योंकि ये जो बोस्टन टी पार्टी है ये शॉर्ट आंसर बन के पंजाब यूनिवर्सिटी में तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। द इनटॉलरेबल एक्ट्स जो है ये आपके सिविल सर्विसेज लेवल पे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए हैं और ये कई बार शॉर्ट आंसर भी बन के आया है। इसमें कई बच्चों को
याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो शब्दावली है, जैसे बूस्टन, मैसाचुसेट, क्यूबेक, ये शब्द जो हैं कई बार उनके ज़बान पे नहीं चढ़ते, उनके बोध में समा नहीं पाते। तो पर अगर आप इसको तैयार कर लें तो आप किसी भी पेपर चेकर को इम्प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह फिर अब जब तत्कालीन कारण है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, कईयों ने तो सिर्फ ये कंट्रोवर्सी को तत्कालीन कारण बता दिया है, पर मेरे अध्ययन के आधार पे तत्कालीन कारण बनता है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। तो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस एक, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस दो, और उसके बाद इनकी स्वतंत्रता संग्राम, इसकी विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, इसमें बहुत ही सीमित चर्चा की गई है। फिर इस क्रांति का जो अंत है, वो चाहे व्याख्या लिखने की जगह आप उसमें बताइए कि पेरिस की संधि जो है वो इस क्रांति का पराकाष्ठा थी। उस वक्त जो घटा, जो उसका रिजल्ट यही निकला कि जी पेरिस की संधि में अमेरिका को एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में मान लिया गया। फिर इसी तरह अमेरिका के उपनिवेश जो थे, इनका युद्ध उस समय की मानी हुई साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटेन के विरुद्ध वो कैसे सफल रहे, उसके कुछ कारण हैं। फिर इसके बाद अमेरिका के क्रांति के प्रभाव, ये एक अलग प्रश्न है, तो इसमें जिसकी व्याख्या की गई है, इसको मैं तेजी से निकालना चाहूंगा। तो इसके मैंने जो पॉइंट्स आप बना रखे हैं वो आपके सामने झलक रहे हैं। और अमेरिका के प्रभाव, फिर इसका यूरोप के अलग अलग देशों पे प्रभाव, इंग्लैंड पे प्रभाव, फिर इसी प्रकार फ्रांस पे प्रभाव इसमें लिखा है, आयरलैंड पे प्रभाव ये लिखा है, फ्रांस पे प्रभाव बीच में ही चर्चा मैं बता गया हूँ शुरू में, स्पेन पे प्रभाव, तो दुनिया के लिए महत्व इसका क्या है, ये इसके जो अध्याय है उसमें इस प्रकार से अमेरिका क्रांति और उसके प्रभाव की चर्चा की गई है। अब हम आते हैं फ्रांसीसी क्रांति पर। फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहूंगा। यूरोपीय इतिहास के अध्ययन में, या फिर यूं कहिए कि विश्व इतिहास के अध्ययन में, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव तथा पुनर्जागरण दो ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में मेरा अध्ययन अभी भी जारी है। मैं ऐसे किसी विद्वान से अवश्य ही मिलना चाहूंगा या ऐसा लेख पढ़ना चाहूंगा जो कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव पर एक ऐसी विस्तृत चर्चा दे जो कि इसके स्वरूप को निखार कर सामने रख सके। फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव पर कोई भी लेख पूर्ण रूप में इस ऐतिहासिक घटना का पूर्ण चित्रण नहीं कर सकता। ये विषय लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में देखने को मिलता है, और इस पर जो पेपर सेटर हैं कई बार ऐसे जटिल प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं जिसके लिए बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। इस अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव पर जो प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये मैंने 2005 में लिखा था और इसको मैंने अपने ब्लॉग पर प्रसारित कर दिया था। कुछ समय में ही मुझे ये देखकर अचंभा हुआ कि इस प्रश्न के संबंध में बहुत सारे कमेंट्स मुझे अपने ब्लॉग पे देखने को मिले थे। मैंने उस ब्लॉग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, जिससे आप निरीक्षण कर सकते हैं कि इतने लंबे समय में इस पर कैसे कमेंट्स आए हैं, जो कि एक तरह से इस उत्तर के स्वरूप की एक सार्थकता स्थापित करते हैं। वो ही उत्तर
मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए अब इस अध्याय की मुख्य मुख्य पॉइंट्स का निरीक्षण करते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दी गई है उसमें मैंने अपने अध्ययन के आधार पर एक चर्चा की है, आपको शायद वो पसंद आए। फिर राजनीतिक कारण के संबंध में मैंने बोर्बोन राजवंश के ऊपर चर्चा की, प्रशासन की अक्षमता पर चर्चा की, फिर कानूनी प्रणालियों की बहुलता इस पर चर्चा की। ये बहुत विस्तृत चर्चा है। अगर आप यूरोपीय इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़ें तो उसमें आपको बड़ी रोचक चर्चाएं इस विषय पे मिलती हैं, पर हमें सीमित लिखना है तो उसके आधार पर कुछ मुख्य बातें लेकर ही इस पॉइंट की व्याख्या बनाई गई है। इसी प्रकार राजा का केंद्रीकृत नियंत्रण, बेशक ये लुई 14वें की उपलब्धि थी। कमजोर राजशाही, ये अब आप विरोधाभासी बात कह सकते हैं, क्योंकि लुई 16वें के समय तक जो लुई 14वें ने अपना पराक्रम स्थापित किया था वो कुछ फीका पड़ने लग पड़ा था। अल्पबुद्धि लुई 16वां, इससे मैं अल्पबुद्धि नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि लुई 16वें के अगर आप चरित्र के बारे में जानकारी लेना चाहें तो आपको मालूम पड़ेगा कि भी ये इनका व्यक्तित्व इतना बुरा नहीं था जितना कि हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है, खासतौर से भारतीय किताबों में। तो परंतु यहाँ पर मैंने दूसरी किताबों से अलग ना रहने के पर यहाँ पर मैंने इसे मजबूरन दूसरी किताबों से मिलता जुलता ही हेडिंग अडॉप्ट किया है। तो इसमें लुई 16वें के व्यक्तित्व के बारे में बात की गई है। इसी तरह क्वीन मैरी एंटोनेट के संबंध में भी भारतीय किताबों में बहुत ही कटु शब्द लिख दिए गए हैं, परंतु जो व्यक्तित्व अच्छी किताबों से जानने को मिलता है वो उसके आधार पर हम वो चीजें नहीं लिखने चाहिए हमें जो कि भारतीय किताबों में लिखी जाती हैं। जो भी मेरा अध्ययन रहा उसके मुताबिक मैंने इसकी व्याख्या तैयार की। इसी तरह राजशाही के बड़े खर्चे, ये इस पॉइंट को आपको अलग किताबों में भी मिल जाएंगे। एक प्रतिनिधि निकाय की अनुपस्थिति, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सामाजिक कारण, आपको जो किताबें बाजार में मिलती हैं उस पर उसमें सामाजिक कारण पे आपको बड़ी विस्तृत व्याख्याएं मिलेंगी और कई बार तो उनमें से नोट्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं। जो मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें विशेष अधिकारों के आधार पर फ्रांसीसी समाज का गठन, ये जो प्रिविलेजेस शब्द का प्रयोग होता है तो ये प्रिविलेजेस जो थे ये राजघरानों से संबंधित बात थी। ये विशेषाधिकार कोई कानूनी अधिकार न होकर उस समाज का एक स्वरूप था। इसको हम समझते हुए ही इस पॉइंट की व्याख्या हमें करनी चाहिए। इसी तरह आर्थिक कारण जो है, आर्थिक कारणों में एक विशाल राष्ट्रीय ऋण का बोझ, इसके संबंध में आपको जो अलग-अलग फाइनेंस के कंसल्टेंट थे राज परिवार के, उनके बारे में जरूर लिखना चाहिए। कारण ये है कि ये लोग अपने आप में विद्वान थे। टुरगोट और नेकर जो विद्वान हैं, इनकी जो विचार हैं वो ज़्यादा कारगर स्थापित होते रहे। इसी तरह कराधान के दोषपूर्ण प्रणाली, ये इकोनॉमिक क्राइसिस का एक मेन कारण था। कृषि प्रणाली में दोष, गिल्ड सिस्टम की व्यवस्था में दोष, ये आपको पॉइंट जरूर लिखना चाहिए। कारण ये है कि प्रश्न ये भी आता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वो फ्रांस में ही क्यों हुई, और फ्रांस में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद में क्यों आई, ब्रिटेन में पहले क्यों होगी। तो यहाँ पर ये जो गिल्ड सिस्टम था, हस्तशिल्प श्रेणी का जो रूप था, इसका एक गहन अध्ययन करके पता चलता है कि फ्रांस और ब्रिटेन में कैसे फर्क आ गया था। तो यही आगे चल के फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना।
इसको आपको प्रयोग करना चाहिए इस पॉइंट को। फिर व्यापार पर प्रतिबंध, ये उससे मिलती जुलती ही बात है। महंगाई और गरीबी, फिर 1789 का गंभीर अकाल, इस पे बहुत विस्तृत चर्चा आपको मिल जाएगी। इसमें से मैंने बहुत सारी बातें जो कि दूसरी किताबों में मिलती हैं उनको छोड़ दिया है, और क्योंकि प्रश्न का जवाब वैसे ही बड़ा लंबा हो जाता है, तो ये इस आधार पर इसको मैंने लिया है। फिर धार्मिक कारण अवश्य लिखें। इसमें चर्च का प्रभुत्व आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो फ्रांसीसी सम्राट था वो रोमन कैथोलिक चर्च का समर्थक भी रहा, और यहीं पर प्रोटेस्टेंट चर्च ने भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पादरियों की धूमिल पड़ती साख, ये आप जानते हैं कि यूरोप के संबंध में जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसके संबंध में ये दोष बढ़ चढ़ के सामने आ रहा था, जिसने इतिहास के कई अध्यायों की रचना की। चर्च और रॉयल हाउस अनैतिक गठजोड़ और दोनों में की असहिष्णुता की प्रवृत्ति, ये उसकी ही व्याख्या है। फिर इसके बाद ये फ्री मेंसन की गतिविधियां, ये बहुत रोचक पॉइंट है। ये पर इस पर इतनी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती, तो जितनी बात की जा सकती थी वो यहाँ पे मैंने की है। अब ये इसके बाद जो ये दार्शनिक और बौद्धिक फ्रांसीसी दार्शनिक, यहाँ गलत लिख हो गया है, पर पुस्तक में भी ये चला गया है। दार्शनिक और बौद्धिक फ्रांस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको किताबों में बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, और जो वो दुविधा वाली बात है कि कई बार पेपर सेटर सिर्फ इसी को कारण पूछ लेता है कि दार्शनिकों का फ्रांसीसी क्रांति में क्या योगदान था, या फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिकों के कारण क्यों हुई, या फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिकों के कारण ही हुई थी। ये चर्चा इतनी विस्तृत है जिसमें कि आपको अलग-अलग दार्शनिकों के बारे में, जैसे मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिद्रों आदि लोगों के विचार पढ़ने चाहिए। उसके साथ ही साथ इंग्लैंड के जो दार्शनिक थे उनके विचारों का भी महत्व आता है। तो ये एक अलग में अध्ययन है, पर और यहाँ पर पेपर सेटर से याचना होनी चाहिए कि भैया आप फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूछो, पर इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन ना पूछ लो। और मैंने इसी कारण इस पे बहुत लंबा नोट तैयार हुआ था, पर मैंने उसको सीमित करके यहीं तक सीमित कर दिया है, क्योंकि मूल प्रश्न बनाना है कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। उनमें दार्शनिकों का एक रोल था। फिर विदेशी घटनाओं का प्रभाव, इसके ऊपर जो मैंने चर्चा की है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, आयरिश राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, इसके साथ ही तत्कालीन कारण। अब तत्कालीन कारण में मैंने बहुत सारी घटनाएं जो कि आपको अलग-अलग किताबों में मिल जाती है, जैसे कि अकाल पड़ने पे वर्सेल्स का घेराव करना, फिर बेस्टील के ऊपर अपना पेरिस के लोगों का हमला करना, ये सब घटनाएं भी बहुत सारी किताबों में दे रखी है। पर अगर आप उन सभी घटनाओं का संग्रह करके उसको तत्कालीन कारण में लिखना शुरू कर दें, तो आप ये प्रश्न पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसमें सिर्फ जो संविधानिक बात थी, जो राजनीतिक बात थी, वो यही था स्टेट जनरल का बुलाना, और स्टेट जनरल में जो तीसरा खंड है उसने क्या रोल प्ले किया, उसी के कारण हमें फ्रांसीसी क्रांति की घटना का रूप देखने को मिलता है। तो वहां तक सीमित मैंने रखा है, और इस तरह इसके तत्कालीन कारण किए हैं। फिर इसके आगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, फ्रांस पर प्रभाव, फ्रांस पे प्रभाव के बाद इसके आप ये प्रभाव वाला प्रश्न कम आता है, तो इसके को जो मैंने पॉइंट बनाए हैं 10 के लगभग पॉइंट बना दिए हैं। फिर इसी तरह इंग्लैंड पर प्रभाव, फिर इसी तरह आयरलैंड पे प्रभाव, फिर यूरोप पर प्रभाव। इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश की है, और ये मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये चैप्टर जो है मेरे ब्लॉग पर पड़ा रहा बड़े लंबे समय तक,
वो बेशक अंग्रेजी में लिखा हुआ है और उसी का हिंदी रूपांतर और इसमें कुछ और सामग्री डालकर मैंने इस किताब में इस प्रश्न को डाला है। आप देखिए कि भी आपको खुद वहां से निरीक्षण करके पता चल जाएगा कि इसको आपसे पहले पढ़ने वालों का क्या नजरिया रहा है और वो किस हद तक इसका प्रयोग अपनी परीक्षाओं के लिए कर पाए हैं। अब अगला अध्याय वियना कांग्रेस है। इसके संबंध में मैं कुछ विशेष बात जरूर करना चाहूंगा। चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस हो, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस हो और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें इन सिलेबस में वियना कांग्रेस एक विषय अवश्य बन के आता है और पेपर सेटर भी इस पे अलग-अलग ढंग से प्रश्न पूछ ही लेता है। 19वीं शताब्दी में ये एक महत्वपूर्ण घटना रही है, इसलिए इस पर प्रश्न आपको अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है और मिलता है। दूसरी विशेष बात यह है कि इस प्रश्न की व्याख्या करते हुए आपको यूरोपीय राजनीति के अलग-अलग क्षेत्रों के संबंध में नाम लिखने पड़ते हैं, जो कि आप शायद आज के दिन तक उनका कभी आपने नाम ना सुना हो। इसी प्रकार ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आप ज्यादा परिचित नहीं हैं, पर उनका नाम लिखे बगैर आप इस प्रश्न के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो आप अगर किसी भी कारण कम पढ़ने वालों में से हो और इस इस तरह का विषय लेकर आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वियना कांग्रेस तैयार करना होगा और इस चैप्टर पे आपको थोड़ा से समय लगाना होगा। आइए हम अब इस अध्याय का निरीक्षण करते हैं और इसके 3 पक्ष है: उद्देश्य, प्रावधान और महत्व। और प्रश्नकर्ता किसी विशेष बात पर ही भी प्रश्न पूछ लेता है। ये ऐतिहासिक घटना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है और प्रश्नकर्ता इससे संबंधित विशेष बात की चर्चा आपसे पूछ सकता है और उन सभी बातों को मैंने एक अध्याय में समेटने की कोशिश की है। तो इसमें पहला है कांग्रेस के समक्ष पहले कार्य क्या थे। इसको आपको गहराई से समझना होगा। बेशक इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, आभास होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी जो है उसमें ये एक महत्वपूर्ण घटना रही है और 19वीं शताब्दी वैसे भी बहुत ही रोचक शताब्दी रही है। ऐसे तो हर एक शताब्दी रोचक होती है। वो दूसरी बात है, इतिहास इंसानों के द्वारा बनाए गए कैलेंडर को नहीं फॉलो करता। इतिहास की जो हिस्टोरिक फोर्सेस हैं उनका प्रत्यक्ष होने का अपना ही एक प्लान होता है। पर 19वीं शताब्दी बेशक एक महत्वपूर्ण शताब्दी के रूप में उभर के सामने आती है और उसमें नेपोलियन के बाद वियना कांग्रेस एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना रही है। इस तरह इसके जो उद्देश्य है उसमें मैंने आपके सामने 3 उद्देश्य रखे। उसके बाद कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे, ये उस उद्देश्यों पर आधारित ही जो ये सम्मेलन बैठा, उस सम्मेलन ने किन किन प्रश्नों का उत्तर तैयार करने की कोशिश की, इसकी चर्चा प्रश्नकर्ता आपसे पूछ सकता है। आपको इसमें फर्क करना पड़ेगा और आप यहाँ देखिए मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स में मैंने कुछ वाक्य या कुछ फ्रेजेस को बिल्कुल गूढ़ा करके दिखाने की कोशिश की है, बोल्ड करके दिखाने की कोशिश की है और उसमें आपको कई स्थानों के नाम भी आते हैं। इसी तरह कांग्रेस द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनाए गए मुख्य सिद्धांत, क्योंकि ऐसी व्याख्या वो पूछ सकता है इसलिए इसका अलग पॉइंट बनाया गया है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत तो मूल बात है जो कि वियना कांग्रेस ने प्राप्त करने की कोशिश की थी और उसके बाद वैधता का सिद्धांत दूसरा मुख्य उद्देश्य था और इसमें आप देखिए हमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम और अलग अलग स्थानों के नाम बताते हुए ही
इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन तैयार करनी होगी। फिर मुआवजे की बात को छोड़ते हुए आगे चलते हैं कार्यप्रणाली। और कार्यप्रणाली में आप ये देखिए कि भी इसमें जो व्यक्ति प्रभावी हुए हैं उनका नाम देने की कोशिश की है। उसका कारण एक ये भी है कि भी ये सभी व्यक्तियों के ऊपर शॉर्ट नोट बन के आता रहता है और इसमें आपको जो नाम है कई ऐसे नाम हैं जो आपकी जबान पर आसानी से नहीं चढ़ पाएंगे। सो इसके लिए आपको समय देना होगा। तो उसी प्रकार इसकी गतिविधियों के ऊपर एक चर्चा की गई है, इसको आप छोड़ सकते हैं। पर इसमें बिग फोर जो बोल्ड करके लिखा गया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत बार शॉर्ट आंसर बन के आया है। ये बिग थ्री और बिग फोर ऐसे शॉर्ट आंसर हैं जो यहाँ वियना कांग्रेस में आए हैं। इसी प्रकार वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो विश्व युद्ध पहले के बाद हुई उसके संबंध में भी आता है। इसी तरह वर्ल्ड वॉर सेकेंड के संबंध में भी आते हैं। तो आपको ये इस फ्रेज के आधार पर आपको शॉर्ट आंसर तैयार करने हैं। तो इसकी शुरुआत वियना कांग्रेस से ही शुरू हो जाती है। सो कांग्रेस ने फिर क्या क्या निर्णय लिए, तो मुख्य मुद्दा तो फ्रांस को ही सजा देना था। तो उसके संबंध में इन्होंने क्या किया, तो उसके सीमित पॉइंट्स बना के दिए हैं क्योंकि प्रश्न बहुत लंबा है। फिर ब्रिटेन के संबंधित निर्णय, ब्रिटेन को इसमें कैसा फायदा हुआ, फिर रूस के संबंध में क्या फायदा हुआ, पर्शिया को क्या इसका लाभ हुआ, ऑस्ट्रिया को इसका क्या लाभ हुआ, सार्डिनिया को इसका क्या लाभ हुआ, और इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, स्पेन के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, नेपल्स के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, आज के नीदरलैंड हॉलैंड के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, डेनमार्क के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, स्वीडन के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, और कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन के संबंध में क्या निर्णय लिए गए। ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपके सिलेबस में आगे चल के जर्मन यूनिफिकेशन या इटली यूनिफिकेशन का प्रश्न बना हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, तो उसको अगर आपने समझ के लिखना है तो आपको वियना कांग्रेस के संबंध में ये वाली बातें ध्यान में रहनी चाहिए। इसी तरह इटली और पोलैंड के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, और फिर इसी तरह विश्व स्तर पर वियना कांग्रेस का क्या महत्व रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तब से लिए गए कुछ निर्णय आज तक लागू हैं। और इसी तरह इसका फिर बाद में एनालिसिस देना है, समीक्षा इसमें डाली गई है। तो जिसके संबंध में जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो आपके सामने हैं। तो इसमें मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो 7 पॉइंट्स बनाए हैं। फिर उसके बाद इसके दोष, क्योंकि वो समीक्षा का ही एक भाग है, तो फिर इसके बाद इसके दोष भी आपको उस पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए, जिसके संबंध में फिर मैंने 7 पॉइंट बनाए हैं। अब इस पुस्तक में मूल रूप से मैंने 3 ही चैप्टर डाले हैं क्योंकि सिलेबस की रिक्वायरमेंट उस वक्त यही थी, पर उसके बाद सिलेबस बदल गया है। और सिलेबस बेशक बदलता रहे पर जो ऐतिहासिक घटना है वो वही रहेंगी। इसमें नेपोलियन के संबंध में मैंने चर्चा इस पुस्तक में नहीं की और इस पुस्तक को सीमित करते हुए सिर्फ 3 महत्वपूर्ण घटना पर ही सीमित कर दिया है। पर तीनों ही घटना इतनी लंबी हैं कि अगर उसका प्रश्न आपको आपके पेपर में आ जाता है तो उसका जवाब बहुत लंबा होता है। पर मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है कि हर एक प्रश्न के ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं, जिसका आप प्रयोग करते हुए आप 40 मिनट के अंदर एक प्रश्न का जवाब तैयार कर सकते हैं। जिस किंडल ई बुक का निरीक्षण मैंने आपको करके दिखाया है वो गूगल ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अब इसके सामग्री को हम उसका निरीक्षण करके देखते हैं कि गूगल ई बुक में ये किस प्रकार आपको दिखती है। गूगल ई बुक में भी इसमें आपको 3 चैप्टर्स इसके टेबल ऑफ कंटेंट में दिखेंगे। उसके बाद हम इसका निरीक्षण करते हैं। तो ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद अमेरिका की क्रांति का अध्याय है। इसके जो पॉइंट्स आपको मैंने किंडल ई बुक पे प्रदर्शित किए हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि वही पॉइंट्स आपको गूगल ई बुक में भी प्राप्त हो जाएंगे। गूगल ई बुक के संबंध में जो फॉन्ट है वो मंगल फॉन्ट ही दिखेगा, जबकि किंडल फॉर्मेट में मैंने अलग हिंदी का फॉन्ट इस्तेमाल किया है। ये ई बुक बनाते हुए फॉर्मेटिंग के समय, अपलोडिंग के समय ये कुछ बदलाव करने पड़ते हैं और उसके कारण ये हल्का सा फर्क आपको दिखेगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन पे इसको देख रहे हो, चाहे पीसी पे देख रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि जो व्याख्याएं दी गई हैं वो आपको बहुत स्पष्ट होंगी, आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगे। इस पूरी पुस्तक का निरीक्षण इसमें यहीं तक रोकते हैं और इसका मैं फिर से दोहराता हूँ, जो यूआरएल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिस पुस्तक का निरीक्षण मैंने आपको करके दिखाया है वो किंडल फॉर्मेट में है। ये गूगल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। किंडल फॉर्मेट में ये बुक आपको अमेज़न के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है और इसका जो एसीएन नंबर है वो है आपके बाएं हाथ पर। एसीएन नंबर को सिलेक्ट किया जा रहा है। इस एसीएन नंबर से आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और इसका जो यूआरएल है amazon.in का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। विश्व इतिहास चयनात्मक और सीमित सामग्री श्रृंखला 1 का गूगल प्ले ई बुक भी उपलब्ध है। इसका यूआरएल भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया गया है। I really thank you for watching. I heartily thank you for watching. Oblige me by subscribing and commenting. Thanks for watching.